जय हिंद टू एवरीवन। आज हम लोग देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। जो चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर 2, उसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बारे में हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में यहाँ बात होगी। एग्रीकल्चर में किस तरह से डिसीजन लिए गए उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, वो सारी ही मेजर्स और सारे ही डिसीजंस हम यहाँ लगभग डिस्कस करने वाले हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी a brief introduction about agriculture. Earlier we have studied that there was neither growth nor equity in agriculture sector in British rule. ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अर्लियर इट मीन्स पहले चैप्टर में हम लोग देख चुके हैं कि एग्रीकल्चर में ना तो ग्रोथ थी और ना ही कोई इक्विटी थी, मतलब इक्वल ट्रीटमेंट लाइक बेहतर स्थिति भारत के किसानों की नहीं थी ब्रिटिश रूल में, जिसके कारण क्या हुआ, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर फोर्स्ड इंडिया टू इम्पोर्ट फूड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब उसके बाद जब हम आज़ाद हुए 1950 ऑनवर्ड, तो इस बुरी स्थिति ने, स्टैग्नेंसी ने, एग्रीकल्चर की बैकवर्डनेस ने भारत को मजबूर किया, फोर्स किया कह सकते हैं, मजबूर किया, दैट वाज आवर हेल्पलेसनेस टेक्निकली, कि हमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से गेहूं खरीदना पड़ता था, हमें उससे इंपोर्ट करना पड़ता था। ये हमारे साथ में एक बड़ा दुर्भाग्य था उस समय पर। इसके बाद में जो हमारा अगला पॉइंट है, द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स विद अप्रॉक्सीमेटली 75%। अगर हम दूसरे छोर पर बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो जाना जाता था, या जाना जाता था, बिकॉज आज के समय में 75% नहीं है, लेकिन 1950 से 1990 के बीच में करीब 75% शेयर था एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो 75% इतना बड़ा शेयर होने के बाद भी भारत और भारत के लोग डिपेंड थे अमेरिका पे गेहूं खरीदने के लिए, फूड खरीदने के लिए। तो आप कह सकते हैं कि ये एक हमारा बहुत बड़ा बहुत ही दुखद इंसिडेंट था, या बहुत ही बैकवर्डनेस शो कर रहा है हमारा इकोनॉमी का। सो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वॉज फोकस्ड राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ये सारी स्थिति थी कि बैकवर्डनेस, 75% शेयर था एग्रीकल्चर का, लेकिन उसके बाद भी 1950 में 75% हमारा शेयर था 1950 में, और उसके बाद भी हमारा एग्रीकल्चर बैकवर्ड था। इसके लिए और हमें उस समय अमेरिका से गेहूं खरीदना हो रहा था, या फूड ग्रेन खरीदना पड़ रहा था। ये सब कारण बने जिसके कारण से एग्रीकल्चर फर्स्ट 5 ईयर प्लान में फोकस किया गया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर को फोकस किया गया। तो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए इन्होंने क्या मेजर्स लिए वो तो हम देखेंगे, बट पहले देख लेते हैं परेशानियां क्या थी। यहाँ फीचर्स और प्रॉब्लम्स एक ही बात है, मतलब उस समय के एग्रीकल्चर के फीचर की बात हो रही है यहाँ, इसलिए फीचर और प्रॉब्लम एक साथ आ रहे हैं। उस समय एग्रीकल्चर का क्या फीचर था, उस समय एग्रीकल्चर के साथ में क्या प्रॉब्लम थी। तो सबसे पहली प्रॉब्लम थी, या सबसे पहला फीचर था 1950 में एग्रीकल्चर का, है ना। ये इट मे बी ए फीचर एज वेल एज अ प्रॉब्लम, बिकॉज ये स्टेट है, ये सिचुएशन है, दिस इज द सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर इन 1950। तो पहला था लो प्रोडक्टिविटी। इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज नोन फॉर इट्स लो प्रोडक्टिविटी। लैक ऑफ नॉलेज वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टैग्नेशन इन द सेक्टर। लो प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा, मतलब 75% का शेयर है एग्रीकल्चर का, उसके बाद भी प्रोडक्टिविटी लो है। तो लो प्रोडक्टिविटी यानी कम प्रोड्यूस है, उतना उत्पादन नहीं है फूड ग्रेन्स का, या प्रोडक्ट का, फूड प्रोडक्ट का, या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का। उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो है लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज वो रिस्पॉन्सिबल उस समय पर, जिसके कारण से लो प्रोडक्टिविटी थी। दूसरा पॉइंट है हमारा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आप लोग क्लास 9th से इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं। क्लास 9th में ये टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ फिर से एक बार देख लेते हैं। It refers to a state in which more people are engaged in
वर्क देन रियली नीडेड, मतलब जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब एग्जांपल के तौर पे देखें तो 5 एकड़ का खेत है जिसमें जिसके लिए एक किसान ही काफ़ी है, लेकिन 3 या 4 किसान भाई मिलकर कर रहे हैं, मतलब एक परिवार है किसानों का, उसमें 4 भाई हैं और चारों भाई 5 एकड़ की खेत में खेती कर रहे हैं, तो ये कहलाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब वहाँ इसका मतलब ये होता है कि वहाँ एक ही किसान अगर खेती करे तो भी प्रोड्यूस उतनी ही आनी है जितनी 5 मिलकर कर रहे हैं, या 5 मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एक अकेला भी उतना ही करेगा। तो जो 4 लोग एक्स्ट्रा वर्कर हैं, जो 4 एक्स्ट्रा किसान यहाँ काम कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। And there was very high incidence of disguised employment in the unemployment in the sector during 1950 to 1990। 1950 से 1990 के समय में सबसे ज़्यादा केसेस थे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के, मतलब हर खेत में या हर किसान परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेती कर रहे थे लिमिटेड लैंड पर, आप कह सकते हैं। फिर है हाई डिपेंडेंसी और रेनफॉल, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। डिपेंडेंसी जो है रेनफॉल पर, डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी रेनफॉल पर ड्यू टू पुअर एग्रीकल्चरल टेक्निक की कमजोरी के कारण फार्मर डिपेंड करते थे, किसान मजबूर थे पूरी तरह से एग्रीकल्चर जो था उस समय पर रेनफॉल पर डिपेंड था। देयर वॉज मिनिमम ग्रोथ इन द ईयर दैट receives the least rainfall, मतलब सीधी सी बात है उस साल सबसे कम ग्रोथ होती थी जिस साल पानी अच्छा नहीं गिरता था, जिस साल बारिश अच्छी नहीं होती थी, उस साल खेती अच्छी नहीं होती थी, उस साल प्रोड्यूस बहुत कम होती थी, जो इसमें बताया गया है बिकॉज ऑफ डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। पूरी तरह से रेनफॉल पर डिपेंड था, मतलब पानी, अगर बारिश आ रही है तो अच्छी खेती होगी, नहीं है बारिश नहीं हुई तो फसल चौपट, फसल बेकार। अगला है हमारा सब्सटेंशियल फार्मिंग। अब ये सब्सटेंस फार्मिंग इज ऑल्सो कॉल्ड सब्सटेंशियल। सब्सटेंस फार्मिंग क्या होती है? सब्सटेंस फार्मिंग का मतलब होता है इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ओनली फॉर one's own use without any surplus for trade। there was so many incidents of subsistence farming। मतलब ये होता है कि सिर्फ हम खेती कर रहे हैं क्योंकि हमें 2 वक्त की रोटी चाहिए, मतलब हम खेती सिर्फ अपने कंजप्शन के लिए कर रहे हैं, नॉट फॉर ट्रेड। तो ये स्थिति बहुत ज़्यादा थी, सब्सटेंशियल फार्मिंग बहुत ज़्यादा थी। अंग्रेज़ों ने हमें सिखाया था सब्सटेंशियल फार्मिंग से कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये हमें अंग्रेज़ों ने सिखाया है, ये हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो सब्सटेंस फार्मिंग का बहुत सारे केसेस हुआ करते थे, मतलब ऐसे किसान ज़्यादा थे जो खेती इसलिए कर रहे थे कि वो खुद को ही मतलब खुद का ही वेलफेयर कर पाए, मतलब वो उसको ट्रेडिंग के लिए, बेचने के लिए नहीं फसल प्रोड्यूस कर रहे थे, वो फसलों का प्रोडक्शन खुद के कंजप्शन के लिए, सेल्फ कंजप्शन के लिए किया करते थे। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी भी एक रीज़न था, एक फीचर था, एक प्रॉब्लम थी। देयर वॉज many outdated old or obsolete technologies and harvesting machines। ठीक है, हार्वेस्टिंग was generally done manually। जो हार्वेस्टिंग जो हुआ करती थी वो हाथों से ही होती थी, मैनुअली, मतलब मजदूर ही किया करते थे, या किसानों को खुद ही हार्वेस्टिंग हाथों से मैनुअली करना पड़ता था। मशीनें नहीं थी, और मशीनें थी भी तो बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी थी और बहुत ही लोअर टेक्नोलॉजी उस समय पर यूज़ हुआ करती थी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी, जो एक सबसे बड़ा रीज़न था स्टैग्नेशन और बैकवर्डनेस का एग्रीकल्चर के। तो आपको समझ में आ रहा होगा पॉइंट, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी मीन्स ओल्ड, ऑब्सोलेट एंड आउटडेटेड। ठीक है, आउटडेटेड होने के कारण से ये एक परेशानी थी उस समय पर खेती में। अगला पॉइंट है हमारा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड्स। टेनेंट हम अच्छी तरह से जानते हैं, अगर लैंडलॉर्ड से कोई किसान ज़मीन किराए पर लेकर उस पर खेती करता है तो वो टेनेंट कहलाता है, मतलब उसने किराया ज़मींदार, उसकी अपनी ज़मीन नहीं है, उसके पास अपनी खुद की खेती नहीं है, उसके पास अपने खुद के खेत नहीं है, उसने ज़मींदार से खेत उधार लिए हैं, उसके लिए किराए पर लिए हैं खेत, उसने किराए पर लिए हैं और वो उनको रेंट पे करेगा। तो फार्मर्स वर ऑफन पार्ट ऑफ अ क्रिटिकल कॉन्ट्रैक्ट दैट बाउंड देम टू देयर लैंडलॉर्ड्स। तो फार्मर्स जो थे जनरली उस स्थिति में थे, ऐसे क्रिटिकल कॉन्ट्रैक्ट में थे, क्रिटिकल और टिपिकल कॉन्ट्रैक्ट में हुआ करते थे,
जिससे कि वो लैंडलॉर्ड से बंधे रहते थे। मतलब वो किराया तो दे रहे हैं लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी शर्तें लैंडलॉर्ड की ऐसी हुआ करती थी कि वो लैंडलॉर्ड से बंधे रहते थे। लैंडलॉर्ड यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फार्मर्स एंड डिप्राइव देम टू देयर नेसेसिटीज़। तो लैंडलॉर्ड क्या करता था, लैंडलॉर्ड क्या करते थे, उनका एक्सट्रैक्शन करते थे, मतलब वो एक तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे और उनको उनसे ह्यूज अमाउंट एज ए रेंट वसूला करते थे, जिससे कि उनकी जो टेनेंट हैं, जो ऐसे छोटे किसान मजदूर जो कि किराए पर लेकर ज़मीन खेती कर रहे हैं, वो अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते थे, मतलब डिप्राइव्ड हो जाते थे, वो अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते थे। अब ये सब सिचुएशन तो थी, ये सब प्रॉब्लम्स थी। अब उसका सॉल्यूशन क्या आया फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, वो हम देखने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्या सॉल्यूशंस लेकर आए, क्या पॉलिसीज़ बनाई गई इन प्रॉब्लम्स को फाइट करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए। तो सबसे पहला है पॉलिसीज़ फॉर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, है ना, जो है टॉपिक हमारा आ रहा है पॉलिसीज़ फॉर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के ग्रोथ के लिए जो है क्या मेजर्स थे, मेजर्स टू प्रमोट ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर। दो थे, लैंड रिफॉर्म और ग्रीन रेवोल्यूशन। लैंड रिफॉर्म और ग्रीन रेवोल्यूशन दो पॉलिसीज़ बनाई गई जिसका उद्देश्य था एग्रीकल्चर को डेवलप करना, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना और किसानों की स्थिति को इम्प्रूव किया जाना। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म्स क्या थे? लैंड रिफॉर्म्स प्राइमरीली रेफर्स टू चेंज इन द ऑनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स, मतलब लैंड होल्डिंग्स की ऑनरशिप को चेंज करना लैंड रिफॉर्म के नाम से जाना गया। लैंड रिफॉर्म्स में ऑनरशिप चेंज की गई, लैंड्स की ज़मीन का मालिकाना हक बदला गया लैंड रिफॉर्म्स में कैसे, वो हम देख रहे हैं। लैंड रिफॉर्म्स मेजर्स have been introduced by various underdeveloped and developing countries for attaining a rational land distribution pattern and viable farming structure। क्यों बनाया गया ये मेजर्स लिया गया? लैंड रिफॉर्म्स मेजर्स किया गया, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स ने मेजर किया, इंट्रोड्यूस किया लैंड रिफॉर्म्स मेजर्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय वेरियस मतलब लैंड रिफॉर्म्स को बहुत सारी अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ ने भी अपने देशों में अप्लाई किया। रीज़न क्या था? फॉर अटेनिंग अ रैशनल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, मतलब सही, और आप कह सकते हैं कि लगभग सभी के पास में ज़मीन की हिस्सेदारी हो, सबके पास में अपनी ज़मीनें हों, ये इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था लैंड रिफॉर्म्स का, जो कि बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज़ और अंडर डेवलप कंट्रीज़ में भी उस समय पर अप्लाई किया गया था। 1950 में हम लोग बात कर रहे हैं, 1950s के टाइम की। अब देयर वॉज अ ग्रेट नीड फॉर लैंड रिफॉर्म्स इन कंट्री लाइक इंडिया, है ना, वेयर मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन स्टिल डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। अब सबसे ज़्यादा यहाँ पर भी एक बड़ी ज़रूरत थी लैंड रिफॉर्म्स की। भारत जैसे देश में भी लैंड रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन, वी नो दैट 75% पीपल उस समय पर 75% का शेयर था एग्रीकल्चर का। तो 75% के शेयर में जहाँ ज़्यादातर लोग खेती में इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स की भारत जैसे देशों में बहुत ज़्यादा आवश्यकता रही, या भारत में बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। लैंड रिफॉर्म्स वर नीडेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी इन एग्रीकल्चर, मतलब लैंड रिफॉर्म के थ्रू हम एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना, एक उद्देश्य था देश का कि एक इक्विटी आए, मतलब सबके पास में ज़मीनें हों। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के पास ही ज़मीनें हैं, बाकी सब लोग उस पर मजदूरी कर रहे हैं, या बाकी सब लैंडलेस लेबर हैं। तो सबके पास ज़मीनें हों, सबके पास अपनी ज़मीनें हों, ये ऑब्जेक्टिव था इक्विटी क्रिएट करने का। इक्विटी इट मीन्स सबके पास में इक्वल हो, सब मतलब सबके पास में ज़मीनें हों एज़ पर देयर इकोनॉमिकल कंडीशन, उनके पास में अपनी ज़मीनें हों। ये एक ऑब्जेक्टिव था जो कि लैंड रिफॉर्म्स में अचीव किया जाना था। एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज़ को बीच में से हटाया गया। इंटरमीडियरीज़ यानी बिचौलिए जो थे उनको हटाया गया बीच से। तो मतलब इंटरमीडियरीज़ कौन हो गए? जैसे ज़मींदार टाइप के लोग जिन्होंने ज़मीनें हड़प रखी थी बहुत सारे छोटे किसानों की या बहुत सारे किसानों की, उनको हटाया जाना इसका लक्ष्य था, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज़। तो इंडियन गवर्नमेंट टुक वेरियस स्टेप्स टू एबोलिश इंटरमीडियरीज़ एंड टू मेक टिलर द ऑनर ऑफ द लैंड, मतलब टिलर को ऑनर बनाना, मतलब जो
टिलर है जो उस पर खेती कर रहा है उसी को उसकी ऑनरशिप देना, उसी ज़मीन की ऑनरशिप दी जाना, वो इसके अंतर्गत हुआ। सरकार ने स्टेप्स लिए, कई स्टेप्स लिए, और द आइडिया बिहाइंड द स्टेप वॉज ऑनरशिप ऑफ लैंड वुड गिव इंसेंटिव टू द एक्चुअल टिलर टू मेक इम्प्रूवमेंट। तो उसके पीछे आइडिया क्या था, उसके पीछे जो विचार था, जो आइडिया बिहाइंड दिस स्टेप कि भाई ऑनरशिप मिलना चाहिए उन लोगों को जो एक्चुअली खेती कर रहे हैं, और उनको उसका इंसेंटिव मिलना चाहिए, मतलब उनको उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। ये बेसिक आइडिया था सरकार का ऑनरशिप दिए जाने के पीछे टिलर्स को, बिकॉज टिलर्स ही एक्चुअल कहना चाहिए किसान थे। ज़मींदार तो कुछ नहीं, बस रेंट लिया करते थे और वो भी उन्होंने बहुत सारी ज़मीनें उस सिस्टम का, ज़मींदारी सिस्टम का मिसयूज़ करके बहुत सारे छोटे किसानों से, छोटे और मध्यम किसानों से उन्होंने ज़मीनें हड़पी थी। उन ज़मीनों को वो टिलर्स को दिया करते थे, तो वापस से उन ज़मीनों को ज़मींदार से लेकर टिलर्स को दिया जाना, बिकॉज टिलर्स वर द एक्चुअल फार्मर ऑफ द कंट्री, ऐसा सरकार ने माना है कि भाई वही एक्चुअल फार्मर है। तो द एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज ब्रॉट 200 लाख टेनेंट्स इनटू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द गवर्नमेंट। जब ये हुआ एबॉलिशन, जब इंटरमीडियरीज को हटाया गया, तो 200 लाख टैलेंट, मतलब इट्स अ ह्यूज नंबर, दीज आर ह्यूज नंबर्स, कि 200 लाख टेनेंट्स जो थे वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है सरकार के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है। ऐसे लोग 200 लाख लोग जो सिर्फ किसी की ज़मीनों पर ज़मीनें उधार लेकर ज़मीनें किराए पर लेकर उस पर खेती किया कर रहे थे, ऐसे 200 लाख टेनेंट्स सामने आए जिनकी अपनी ज़मीनें नहीं है लेकिन जो खेती कर रहे हैं। तो अब ऐसे लोगों को ज़मीन की हिस्सेदारी दिलाना या ज़मीन का मालिक बनाया जाना सरकार के लिए ज़रूरी था। तो ऑनरशिप राइट्स ग्रांटेड टू टेनेंट्स गेव देम टू द इंसेंटिव टू इंक्रीज आउटपुट एंड दिस कंट्रीब्यूटेड टू ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। अब इसके पीछे रीज़न एक और था, भाई ऑनरशिप राइट अगर हम टिलर को दे देंगे, मतलब टिलर को ज़मीन का मालिक बना देंगे, तो प्रोड्यूस बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ेगा, बिकॉज जब उसके अपने खेत होंगे तो कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा उसके साथ, उसका किसी भी प्रकार से शोषण नहीं होगा। अब जब उसका शोषण नहीं होगा तो ऑब्वियसली प्रोड्यूस बढ़ेगी। तो ये सरकार का बेसिक आइडिया था जो एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज में हमने देखा। ये कुछ स्टेप्स थे, ये कुछ मेजर्स थे जिसके थ्रू सरकार ने एबॉलिश किया इंटरमीडियरीज को, बीच में से हटाया, जो कि ज़मीन है उनकी लेकिन वो खेती नहीं कर रहे थे। जो एक्चुअल किसानों को कहना चाहिए, आप कह सकते हैं एक्चुअल किसानों को सरकार अपने फॉर्म में लेकर आई। एक्चुअल फार्मर्स को, ये जो किसान थे जो वाकई खेती कर रहे थे, उनको ज़मीन का मालिकाना हक दिया है सरकार ने। इस पॉइंट में हम देख रहे हैं हाउएवर द गोल ऑफ एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज वाज स्टिल नॉट रिसीव, मतलब जो सरकार ने लक्ष्य बनाया था कि हमें इंटरमीडियरीज को पूरी तरह से हटा देना है, वो अभी भी अचीव नहीं हुआ है। मतलब आज अगर हम बात कर रहे हैं 2020 चल रहा है, 2020 में भी अचीव नहीं हुआ है। उसके कई रीज़न थे जिसके कारण वो अचीव नहीं हुआ। क्या रीज़न थे? इन सम एरियाज द फॉर्मर जो पुराने ज़मींदार थे उन्होंने मिसयूज़ किया बाय मेकिंग यूज़ ऑफ सम लूपहोल्स इन द लेजिस्लेशन। मतलब कुछ सरकार की नीतियों में जो कमियां थीं, जो लूपहोल्स था, उन लूपहोल्स का पुराने जो ज़मींदार थे, फॉर्मर ज़मींदार जो थे, पुराने ज़मींदार जो थे, उन्होंने मिसयूज़ किया है ना, बाय मेकिंग अ यूज़ ऑफ लूपहोल्स इन द लेजिस्लेशन सिस्टम में, या सरकारी मतलब जो कानून के जो लूपहोल्स हैं, जो कमियां हैं, उसका इन्होंने फ़ायदा उठाया और अपनी ज़मीनें कह सकते हैं इलीगली बचा ली। दूसरा है इन सम एरिया ज़मींदार क्लेम टू बी सेल्फ कल्टिवेटर, और कुछ जगह पर ज़मींदारों ने ये क्लेम कर दिया कि नहीं भाई हम ही किसान हैं, हम ही खेती करते हैं। इस तरह से उन्होंने गलत जानकारी देकर ज़मीनें कहना चाहिए एक्चुअल फार्मर्स तक या टिलर्स ऑफ द लैंड तक नहीं पहुंचने दी, बिकॉज ऑफ दिस कि उन्होंने ये क्लेम कर दिया, जबकि वो खेती नहीं कर रहे, पर उन्होंने यही क्लेम किया कि हम खुद ही खेती करते हैं, वी आर सेल्फ कल्टिवेटर, इसलिए हमें हमारी ज़मीन मिलनी चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है वो हमें बता रहा है, इवन आफ्टर गेटिंग द ऑनरशिप ऑफ लैंड द पुअरेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल लेबर्स डिड नॉट बेनिफिटेड फ्रॉम द रिफॉर्म्स। अब जो सबसे बड़ा एक समस्या और है कि जो सबसे निचले मतलब लैंडलेस लेबर्स कह सकते हैं आप, पीजेंट्स भी इनको कहा जाता है, ये जो पुअरेस्ट किसान थे, पुअरेस्ट लेबर जो था, वो जब उनको एग्रीकल्चर मिली, उनको जो ज़मीनें मिली, तो उनको ऑनरशिप राइट मिलने के बाद में भी
वो कोई इसका बेनिफिट नहीं ले पाए, बिकॉज वो इतने गरीब थे कि उनका आज भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनका बाद में भी एक्सप्लॉयटेशन होता रहा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन और गरीबी। लैक ऑफ एजुकेशन और गरीबी दो ऐसे रीज़न रहे जिनके कारण से पुअरेस्ट जो एग्रीकल्चरल लेबर थे, जिनको ज़मीन मिल भी गई, जिनको ऑनरशिप राइट भी मिल गए, ज़मीन भी मिल गई, फिर भी वो उसका कोई फ़ायदा नहीं ले पाए। तो ये कुछ चीज़ें ज़रूर रहीं। तो हम इसमें कह सकते हैं कि सरकार ने ज़रूर एक अच्छा इनिशिएटिव लिया इंटरमीडियरीज़ को रिमूव करने का, लेकिन स्टिल अभी भी बहुत आज भी पूरी तरह से ये सरकार का गोल अचीव नहीं हुआ है। इस टॉपिक में हम इतना ही देख रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप वीडियोस को फिर से देख सकते हैं। मैं नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, उन नोट्स को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा और उन नोट्स में आप पढ़ लीजिएगा। जो पॉइंट समझ में नहीं आ रहे हैं, उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है, देन यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू मी। थैंक यू।